नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक नहीं दो हिडन जेम्स के बारे में पता लगेगा। जेएम फ्लेक्सी की तो बात हम करेंगे लेकिन आपको कुछ ऐसे फंड भी बताऊंगा या फिर एक ऐसा फंड बताऊंगा जिसने तहलका सा मचा रखा है। चलो उस फंड की बात करेंगे बाद में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जेएम का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है ईयर ऑन ईयर। नॉर्मली हम ट्रेल रिटर्न्स चेक करते हैं ना, तो क्या होता है कि अगर किसी ने, मैं आपको वीडियो के अंदर चल के समझाता हूँ ना, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं यहाँ पे, तो वीडियो के अंदर चलते हैं एक बार। देखो यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। ट्रेल रिटर्न्स ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं देते और रोलिंग रिटर्न भी ठीक ठाक ही होते हैं मेरे हिसाब से, ये मेरी रिसर्च कहती है। अब ट्रेल रिटर्न्स का तो सीधा सीधा ये सीन है, मान लो यहाँ 10% मिले, यहाँ 10% मिले और यहाँ मिल गए 100%, तो ये अब इन चीज़ों को ना एवरेज आउट कर देगा। ये नंबर्स भी बढ़ के काफ़ी हो जाएगा क्योंकि एक हमने एवरेज निकालेंगे तो 40-40 एवरेज हो जाएगा। तो अभी लास्ट 5 ईयर्स में हम 40% देख रहे हैं। और अगर ये नंबर देखो बाद में है ना, तो फिर भी चल जाएगा एक बार को। लेकिन अगर ये नंबर पहले आया होता और फिर 10-10 आए होते तो बहुत बेवकूफ़ी वाली बात हो जाती। यानी कि 2015 में रिटर्न इसने ज़बरदस्त दिए, 2016-17 आज भी लोग ऐसे फंड बाय कर लेते हैं जो अंडर परफॉर्मिंग है क्योंकि उनके नंबर्स अच्छे हैं, क्योंकि वो वेबसाइट्स पे टॉप पे हैं। एग्जाम्पल के लिए क्वांट का परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा ख़राब है लेकिन स्टिल लोग बाय कर लेते हैं नंबर्स देख के। सेम एक्सिस के साथ लोग 2 साल तक करते रहे, नंबर्स इतने अच्छे थे कि 2020 या 21 के रिटर्न्स इतने ज़बरदस्त थे कि 22 और 23 में भी बाइंग होती रही इसकी। 24 में लोगों को नंबर्स दिखने शुरू हुए, ये 2 साल के बाद। और आपको लगता है कि आप ये गलती ना करें, तो स्क्रीन पे आपके लिए नंबर है उन लोगों के लिए जो हमारे साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन ये डिसाइड करना आपका काम है। लाइसेंस चेक कीजिए, हमारी नॉलेज चेक कीजिए, वीडियो देखिए, 2 4 6 10 वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियोस में ना मैं कई बार ऐसी बातें बोलता हूँ जो यूट्यूब पे आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेंगी। और हमारे रिव्यू इतने इन डेप्थ होते हैं, शायद वो भी ना देखने को मिलें। तो वो चीज़ आप एक बार इस वीडियो में भी चेक कर सकते हैं, तो आप इस नंबर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब ज़्यादा प्रमोशन को साइड रखते हैं एक बार के लिए और यहाँ पे बात करते हैं वापस कि हम ये गलतियाँ करते रहते हैं। तो इस तरह से क्या जेएम फ्लेक्सी में भी हुआ कि इसके नंबर्स 2023-24 में इतने अच्छे हो गए कि हम इसको फिर भी बाय करते रहेंगे आगे 24-25 में, या फिर पीछे से कैसे नंबर्स थे? तो उससे बात करने से पहले ना यहाँ एक चीज़, टाटा फ्लेक्सी कैब ने 2025 में भाई धमाल मचा रखा है पागलों की तरह। और अगर मैं 2024 की बात करूँ तो सबसे घटिया था ऑलमोस्ट। और यहाँ एक मात्र ऐसा फ्लेक्सी कैप है जो टॉप पे है। लेकिन इससे ज़्यादा बढ़िया बात है कि HDFC, जिस पे हमने काफ़ी भरोसा किया, वो ICICI प्रूडेंशियल, वो ये कुछ टॉप के फ्लेक्सी कैप्स हैं। इस कैटेगरी में महिंद्रा मल्टी कैप भी आता है। एक बार के लिए अगर मैं कंपेयर करूं तो आप ये इतनी सुंदर लाइन कहीं नहीं देखोगे, इतनी सुंदर लाइन। ये देखो रेड कलर, देखो कहाँ पे है कि जहां इसने अंडर परफॉर्म किया है वो सिर्फ और सिर्फ ये 1 साल है। कौन सा साल? 2020 में। उसके बाद अगर मैं बात करूं 2014 की, तो अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है बहुत अच्छे मार्जिन से। अब यहाँ पे ना देखो, जब मार्केट नेगेटिव है या मार्केट 1-2% पे है और ये 1-2% नेगेटिव है, तो ठीक है, मैं उसको अंडर परफॉर्मिंग अगर ना लूँ, इतना चलता है ऊपर नीचे गिरती मार्केट में। सेम 2018 में -3%, ये -4% था, ठीक है। और अब इस मार्केट में भी ये 2% और ये 4%, -4%। यहाँ थोड़ा सा गैप बढ़ा है लेकिन स्टिल वही वाली चीज़ है। इसने लगातार 2021 से लेकर 24 तक रिटर्न्स दिए हैं, 2016-17 में दिए हैं, फिर 19 में भी दिए हैं और 14 में भी दिए हैं। तो रिटर्न्स के मामले में पास्ट तो भाई बहुत साफ सुथरा और अच्छा है। फिलहाल लास्ट क्वार्टर की बात करूँ तो बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप छोड़ के पराग को बीट कर रहा है और HDFC को बीट कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम वही है ना कि हम नॉर्मली, देखो मैं इसको क्यों अवॉइड कर जाता हूँ, अब एक रीज़न मैं अपना दे देता हूँ कि देखो हम क्या करते हैं, एक हमने मिड लिया, एक हमने स्मॉल लिया। सपोज़ करो मैंने एक सेक्टोरल ले लिया। अब मुझे क्या चाहिए, एक फ्लेक्सी कैप और एक चाहिए मुझे मल्टी कैप। अब फ्लेक्सी में मैं सोचूंगा भी नहीं जेएम की साइड जाने की, क्योंकि मुझे पता है मैं पहले ही 3 सैटेलाइट ले चुका हूँ। अगर आप इन तीनों में से किसी को रिप्लेस करते हैं अपने पोर्टफोलियो में, यानी कि आपने इन दोनों के कॉम्बिनेशन नहीं बना रखे, सेक्टोरल आप लेते नहीं हो और आपने एक मल्टी ले लिया, तो 3 फंड हो गए आपके पास। आप चौथा फंड एज एन फ्लेक्सी कैप ऐड करोगे तो भी आपके पास प्रॉब्लम ये आएगी कि आप जेएम को एज अ सैटेलाइट फंड ऐड करोगे। तो अगर आप कोर ऐड कर सकते हो एज अ लार्ज कैप या फिर एज अ मल्टी कैप, तो ऐड कर लो। एक फ्लेक्सी कैप सेफ्टी के लिए रख लो, एक मिड और रख रहे हो, एक स्मॉल रख रहे हो, एक फंड और रख लो जो कोर कैटेगरी में हो।
तो बस मेरा इतना कहना है कि जेएम को कम्प्लीटली एक सैटेलाइट की तरह ट्रीट करो। लॉन्ग रन में रिटर्न्स हैं, शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे ज़्यादा है, तो वो चीज़ तो है ही है। लास्ट में रिकवरी कैसी रही है? रिकवरी अब लास्ट क्वार्टर में काफ़ी सुधरी हुई रही है। हम रिकवरी की बात हमेशा करते हैं, जो कि कोई भी नहीं करता यूट्यूब पे। और फिर पता है यूट्यूब पे होता क्या है, लोग क्या करते हैं, वेबसाइट पे जो फंड दिखते हैं लोग वो बाय करते हैं। पहला स्टेप, वेबसाइट ऑटोमेटिक अपडेट होती है, रिटर्न्स के हिसाब से वो अपडेट हो जाती हैं। सेकंड स्टेप क्या होता है, लोग उन फंड्स के पीछे पागल हो जाते हैं, वीडियो ढूंढने निकलते हैं। थर्ड नंबर पे यूट्यूबर उन फंड्स की वीडियो बनाते हैं, उन फंड्स के अंदर ज़्यादा फंडिंग जाती है, जिस वजह से शॉर्ट टर्म में वो रिटर्न्स थोड़े से बूस्ट हो जाते हैं। अब ये चीज़ बार बार करना इम्पॉसिबल है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। वीडियो का क्या है, वीडियो तो आप आज महिंद्रा मल्टी कैप पे बना लो, कल निप्पॉन पे बना लेना, लेकिन फंसता कौन है? रिटेल इन्वेस्टर। इसलिए ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम किसी फंड के अंदर जा रहे हैं तो उसके पास रिटर्न्स कैसे थे। अब एक चीज़, सपोज़ करो वीडियो देखने के बाद आप अपना खुद का रिसर्च करते हो, यहाँ पे आपको वीडियो में 80-90% डेटा मिल गया, 10-20% आपने अपना डेटा ढूंढा और चीज़ें रिसर्च करी और आपने इसको डिसीजन ले लिया बाय का। अब मैं कल को कोई और फ्लेक्सी कैप की वीडियो भी बनाता हूं जो कोर कैटेगरी में नहीं आता, तो आपको पता है कि इस रिसर्च वर्क में, इस वीडियो में, इस एजुकेशनल कंटेंट में आपको इतना समझने को मिल गया कि हाँ आपने किस चीज़ के अंदर बाइंग करी है, ना कि सिर्फ वेबसाइट से उठा के डेटा उठा के सिर्फ आपको बोल दिया। तो इस चीज़ का समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे रिटर्न्स के मामले में काफ़ी अच्छा रहा है, इधर सबसे हाईएस्ट रहा है। लास्ट 1 ईयर में तो देखो ही मत, -5%, बहुत ख़राब। लेकिन लास्ट 6 मंथ में रिकवरी मोड में आ चुका है। 3 मंथ्स में हम देख सकते हैं और लास्ट 1 मंथ में भी देख सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ अगर आपको नहीं देखा तो। इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज से मोर देन 20% रिटर्न दिए हैं, ठीक है। जेएम फ्लेक्सी कैप, अब इसका देखो स्टैंडर्ड डिविएशन तो बहुत हायर एंड पे है, बहुत हायर एंड पे है। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज़ को ध्यान दो, सेकंड नंबर पे है, ये फर्स्ट नंबर पे कितना ज़्यादा हाई है। और ये इसके साथ तो मैं बीटा के साथ बाय करने की आपको सलाह, मतलब अगर मैं देना चाहूँ भी तो नहीं दूंगा, क्योंकि बीटा बहुत हायर एंड पे हो गया। अब नॉर्मल एक जनरल रूल के अकॉर्डिंग हम 1 से ऊपर बीटा को फंड को अगर ले भी लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पूरे पोर्टफोलियो में एक ही फंड ऐसा रखो, इतना एग्रेसिव। तो जेएम को रख रहे हैं, लेकिन अल्फा जनरेट हो रहा है भाई। यहाँ तो अल्फा भी थोड़ा सा लोअर साइड पे है चारों के कंपैरेटिवली, तो अल्फा जनरेट होना मैंडेटरी है। शार्पे थोड़ा सा वीक है इसमें, क्योंकि देखो रिस्क मैनेजमेंट उतना अच्छा है नहीं इसका भी। बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स बहुत ख़राब हैं, रेशियोज़ बहुत ख़राब हैं। और बाकी अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो ये फाइनेंशियल सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में और टेक्नोलॉजी में टॉप 3 सेक्टर्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो का 40-50% ले लेंगे। ट्रेलिंग रिटर्न्स फिर भी एक बार को चेक करें। नॉर्मली मैं आपको बोलता हूं कि उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, लेकिन स्टिल अगर मैं चेक करूं तो कोई भी पैरामीटर्स ऐसा नहीं है, इसने हमेशा इतने रिटर्न्स दिए हैं कि कोई भी पैरामीटर्स ऐसे नहीं रहे जहां इसने अच्छा परफॉर्मेंस ना दिया हो 6 मंथ और 1 ईयर वाले टाइम फ्रेम को छोड़ के। लेकिन स्टिल जहाँ पे मार्केट या तो 1%, 2% या नेगेटिव होता है, वहाँ इसका परफॉर्मेंस बिल्कुल खच्चर होगा। ये हम पास्ट के ट्रेंड देखते हुए आए हैं। एक चीज़ है, हम मानते हैं कि पास्ट के ट्रेंड हमेशा रिपीट हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्टिल हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग डेटाबेस होता है जिसके हिसाब से हम डिसीज़न लेते हैं, फंड मैनेजर के हिसाब से या चीज़ों के मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से। तो डिसीज़न तो हमें इन्हीं चीज़ों पे लेना है, बाकी डिसीज़न आपको खुद लेना है, मेरे कहने पे नहीं जाना है, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशनल है और आप सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए देख रहे हैं, एडवाइजरी नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। लार्ज कैप में 45, मिड कैप 30%, स्मॉल कैप एक तरह से अच्छे फ्लेक्सी कैप की तरह काम कर रहा है। बाकी बहुत सारे फ्लेक्सी कैप ऐसे होते हैं भाई, सीधा सीधा लार्ज कैप ले लिया, तो नाम भी लार्ज कैप रख लो ना। मैं क्या 70-80% लार्ज कैप लेके बैठा हुआ हूँ फ्लेक्सी कैप के नाम पे और सेफ्टी के नाम पे। तो ट्रू फ्लेक्सी कैप का नेचर ये दिखाता है, सेफ्टी मैनेजमेंट इनको नहीं आता है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है। नंबर ऑफ स्टॉक्स ठीक ठाक हैं, बहुत हायर नहीं है, बहुत लोअर नहीं है, अच्छे हैं। फंड चेंज काफ़ी होते हैं। देखो 1 महीने के अंदर आपने 63 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 4 फंड के अंदर अगर हम चेंजेस हुए हैं, कंप्लीटली चेंजेस जिनको हम काउंट करते हैं, एसआरएफ को कंप्लीटली एग्जिट किया है, एक्सिस को कंप्लीटली एग्जिट किया है, इन्फोसिस बाय किया है, क्लीन साइंस को बाय किया है। तो अगर मैं बोलूँ 63 में से आप 3 भी चेंजेस कर रहे हो तो 5% तो चेंज हो गया। इस हिसाब से जाऊँगा साल के अंदर 60% से ज़्यादा पोर्टफोलियो चेंज हो जाएगा। मैं किसी नंबर्स पे जाता ही नहीं, मैं तो इस मंथ के हिसाब से देखूँ तो ज़्यादा चर्निंग है, 60-70%, और यही रीज़न है कि ये इतना एग्रेसिव है और यही रीज़न है कि ये सैटेलाइट कैटेगरी में आता है। अब मैंने आपको पहले ही 1000 बार बोल दिया, फिर बोल रहा हूँ,
बाय करना है नहीं करना है कम्प्लीटली आपके हाथ में। समझा मैं कम्प्लीटली चुका हूँ, पास रिटर्न्स दिखा चुका हूँ, कितना स्टेबल है ये दिखा चुका हूँ, रेशोज़ दिखा चुका हूँ, टर्नओवर रेशो दिखा चुका हूँ। और टर्नओवर रेशो जो हमने खुद निकाला 60%, तो टर्नओवर रेशो मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जितना टर्नओवर रेशो हाई रहेगा आपके पोर्टफोलियो का रिस्क उतना बढ़ेगा। तो इस तरह के फंड्स का पूरे पोर्टफोलियो में कंपोजर या पूरे पोर्टफोलियो में जो एक लोकेशन होता है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए। कम मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 80% 90% हो, 50% भी नहीं, शायद 30-40 एक ठीक ठाक नंबर रहेगा। बेशक सैटेलाइट के लिए आप 60% टोटल रख सकते हो। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।